तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः आप सबके समक्ष सीटेट पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली एसएसटी की इकाई से क्या, कब, कहाँ और कैसे इस पाठ को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। और इस पाठ में भी हम एनसीईआरटी की मूल पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत लगने वाले इस पाठ का आज अच्छे से विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे इस पाठ को। तो ये आप सबके समक्ष एनसीईआरटी की मुख्य पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, तो इसी के अंदर से हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और जब आप मूल पाठ को पढ़ लेते हो उसके बाद फिर हम प्रत्येक पाठ से मूल अंश को निकाल करके नोट्स के तौर पर आप सबके सामने आएंगे और प्रत्येक बात को समझाएंगे। पर उससे पहले आप सबको मूल पाठ्यक्रम पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्नों का इतस्ततः होना या परीक्षा पत्र के अंदर प्रश्नों का बाहर से आना की संभावना ना के बराबर रह जाती है। तो चलिए अत्यधिक समय व्यर्थ ना करते हुए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक रशीदा नाम की एक लड़की है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो बड़े आश्चर्य की बात है, तो हम कैसे जान सकते हैं उसी के बारे में ही इस पाठ के अंदर बताया गया है। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे वह समय की स्मृति हो, कि 2 साल पहले क्या हुआ था। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज है ना, उनसे हम उस बात के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे इसका भी ज्ञान हो सकता है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, शासक कहा जाता है राजाओं को, व्यापारियों को, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। प्रत्येक विषय के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या हुआ, आज से 3000 साल पहले क्या हुआ, 4000 साल पहले क्या हुआ, 6000 साल पहले क्या हुआ, प्रत्येक विषय के बारे में हम वर्तमान 2025 के अंदर बैठ कर के भी ज्ञान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप इस पाठ को पढ़ते रहोगे, आप सबको ध्यान में आता रहेगा। तो कहा मानचित्र पृष्ठ 2 है ना। अब एक मानचित्र आएगा, उसको देखने की हमको आवश्यकता नहीं है। नर्मदा नदी का पता लगाओ और कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यह पूछा जा सकता है कि कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, है ना। कुशल संग्राहक यानी जो किसी वस्तु का संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में जो निपुण है। और जो नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे उनको संपूर्ण जंगल का ज्ञान था। और संपूर्ण जंगल का ज्ञान होने के कारण उनको यह ज्ञात था किन पेड़ों की जड़ें खाने योग्य हैं, कौन कौन से फल कहाँ से प्राप्त होंगे, अन्य उत्पाद कहाँ से प्राप्त होंगे। उनको प्रत्येक जंगल के कोने कोने का ज्ञान था और वहाँ से उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे। कौन? जो नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे। और कब रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहा करते थे। और नदियों के तट पर रहने का एक मुख्य प्रयोजन ये भी है कि वहाँ पर जल की मात्रा अच्छी होती थी और खाने के लिए, जीवित रहने के लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत होती थी वो सारी वस्तुएं इस नदी के तट पर या नदी के जो लगते हुए इलाके हैं वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हुआ जाया करती थी। अब उसके बाद अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाइए। जब भी आपको उत्तर पश्चिम के बारे में कहें
तो आपको इस तरीके से ये इस साइड उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब तुम उत्तर पश्चिम है ना इस वाले एरिए में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। ये रही आपकी किरथर की पहाड़ियां, ये रही आपकी सुलेमान की पहाड़ियां, इस तरीके से। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि इन्हीं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर सबसे पहले लगभग 8000 साल पहले स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यह आपको पूछ लिया जा सकता है कि कहां पर फसलों को उगाना प्रारंभ किया, तो आप कहेंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास के इलाके पर। कब किया? 8000 साल पहले। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, उनको पालना प्रारंभ किया। किनको? भेड़, बकरी इत्यादियों को। और उनसे उनको ज्ञात होने लगा कि भेड़ से हमको वो ऊन प्राप्त हो सकती है ना, बकरी, गाय से हमको दूध प्राप्त हो सकता है, बैल का प्रयोग हम साधनों को इधर उधर ढोने के लिए कर सकते हैं। तो उनको इन पशुओं से कैसे लाभ प्राप्त करना है इसके बारे में पता चल गया था और पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे। कौन लोग? जिन्होंने सबसे पहले फसलों को उगाना प्रारंभ किया, इसको पशुओं को पालना प्रारंभ किया। और कहां पर किया? इन सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास के इलाके में। कब किया? लगभग 8000 साल पहले। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए, है ना। ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं ये भारत का जो नक्शा है उसके अंदर बिल्कुल मध्य में देखने को मिलेंगी, है ना। ये उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को बांटती हैं ऐसे। ये रही विंध्याचल की पहाड़ियां। तो अब कहा कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियों का पता लगाइए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। ये पूछा जा सकता है कि कृषि का विकास कहां हुआ। पहले तो यहां पर लगाना लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, उपजाना सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, परंतु और भी बहुत सारे इलाके थे जहां पर कृषि को लगाना, लोगों ने कृषि को करना प्रारंभ कर दिया था। और ये गारो और विंध्याचल की पहाड़ियां जो हैं यहाँ पर लोगों ने कृषि का विकास किया, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना पंक्ति है कि सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाया गया, तो विंध्याचल की पहाड़ियों में और गारो, यहाँ 2 स्थानों पर। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं कि जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। यानी यहाँ पर ये हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां हैं और ये बना इसका उत्तर, यानी इसके लगते हुए इलाके के अंदर ही सबसे पहले चावल उपजाना प्रारंभ किया गया। उसके बाद मानचित्र में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे एक गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है और बहुत छोटी छोटी नदियां इसी के अंदर आकर के मिल जाती हैं, जिनको सहायक नदियां कहा जाता है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यह भी आपको पूछा जा सकता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लोगों ने नदियों के किनारे रहना इसलिए ही शुरू किया था क्योंकि वहां पर आसानी से जीवित रहने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है वो आसानी से मिल जाते थे। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे ही, सिंधु इत्यादि नदियों के किनारे ही आरंभिक नगर फले फूले। ये पूछ लिया जा सकता है आरंभिक नगर किन नदियों के किनारे फले फूले, तो सिंधु नदियों के किनारे, इनकी सहायक नदियों के किनारे। कब? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास गंगा नदी के और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती, समुद्र के तट के समीप जो इलाके हैं उन इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु नदी के किनारे कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के किनारे कब हुआ या उसकी सहायक नदियों के किनारे? तो 2500 वर्ष पूर्व। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ।
यहाँ भी आपको मानचित्र में देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेपर में आपको मानचित्र नहीं पूछा जाता। फिर भी ना, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो आज में बिहार, जो वर्तमान में बिहार कहा जाता है, वह प्राचीन काल का मगध था, मगध नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। क्योंकि वह अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संग्रह करने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये पूछ लिया जा सकता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर क्यों जाते थे। कभी तो काम की तलाश में जाते थे, एक ऑप्शन ये मिल सकता है कि कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या और कोई समस्या हो गई, तो उसके कारण भी, या कहीं पर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर पशु अत्यधिक मात्रा के अंदर हो गए जो उनके ऊपर आक्रमण इत्यादि कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इस पहरे को आपको ध्यान में रखना है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, यह भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग जितना इधर उधर हुए, जितना उन्होंने यात्राएं प्रारंभ की, लोग कैसे रहते हैं, किस अवस्था के अंदर रहते हैं, दूसरे स्थानों पर क्या है, अपने विचारों को उनको देना और उनके विचारों को ग्रहण करना, जिसके द्वारा लोगों ने एक दूसरे को अच्छी प्रकार से जाना। और आज के टाइम में लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो एक बार फिर मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो जो हमारे सामने जो भारत देश है उसके लिए लिखा गया कि देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये आपको नोट कर लेना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए। क्या कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले, मैंने आपको पहले बताया था, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम है ना, ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा हमारा पश्चिम, यानी यहाँ से है ना कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस ना, सिंधु को क्या कहा है, हिंदोस कहा है अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, यानी यहाँ पर ये हमारी सिंधु नदी है, ये ऐसा बहती थी।
इससे पूर्व में रहने वाला जितना भी स्थान है उसको पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इनके लिए उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है भरत नाम किनके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। यह ऋग्वेद वस्तुतः सबसे प्राचीन ग्रंथ है और यह जो इन्होंने समय दिया है यह लगभग ना के बराबर है और गलत है, क्योंकि भारतीय विद्वानों का यह मत है कि लगभग वेद जो है वह लगभग क्या वह अपौरुषेय हैं, किसी मनुष्य की कृति नहीं है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अपना यत्न किया, जिसमें मैक्स मुलर हो गए, जर्मन के ना जैकोबी हो गए, बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रयास किया। उन्होंने लगभग 6000 साल ईसा पूर्व ऐसा समय बताया है। तो यानी वेदों का समय ज्ञात करना ना बहुत मुश्किल है, इसलिए भारतीय परंपरा के लोग उसको अपौरुषेय कहते हैं, किसी मनुष्य की कृति नहीं है। श्रुति परंपरा के द्वारा आज हमारे सामने जो टेक्स्ट उपलब्ध होता है वह हमको प्राप्त हुआ। तो फिर भी एनसीईआरटी ने माना है तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी यह कृति है ऋग्वेद। बाद में इसका प्रयोग, किसका प्रयोग है ना, इस भारत शब्द का प्रयोग संपूर्ण के लिए किया जाने लगा, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किया जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। उन पुस्तकों के अंदर कुछ ना कुछ उस टाइम के बारे में लिखा होगा, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। क्या कही जाती थी? पांडुलिपि कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? तो हाथ से लिखने के कारण। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पांडुलिपि को क्या कहा जाता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। कहाँ से लिया गया मैन्युस्क्रिप्ट शब्द? लैटिन भाषा के मेनु शब्द से। यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय अक्षेत्र में उगने वाले बोर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ किन पर लिखी जाती थी? या तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी या फिर भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, और इनके अंदर से ही सुराख वगैरह करके इनको बहुत सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा कर दिया जाता था। जैसे यह पांडुलिपि जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। कि अंग्रेजों ने, मुगल शासकों ने इतना शासन किया, इतना कहोरम हमारे भारत देश के अंदर मचाया, तो उसके अंदर बहुत सारी हमारी पांडुलिपियाँ, हमारी जो धरोहर थी वह नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर जाओगे, वहाँ पर भी आपको पांडुलिपियों का संग्रह देखने को मिल जाएगा, और उन पांडुलिपियों पर आज के टाइम में बहुत रिसर्च हो रही है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, कई क्या, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, संस्कृत का भी आम लोग किया करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। दो आपके सामने आएंगे, एक पांडुलिपियां और एक अभिलेख। पांडुलिपियां ताड़पत्र और बुर्ज के पत्रों पर लिखी जाती थी, अभिलेख पत्थर पर कुरेदे जाते थे। इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं ना, खोदे हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके।
जो भी राजा का आदेश देना होता था राजा को, तो उनके ऊपर लिख करके गांव के अंदर, खंडों के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर रख दिए जाते थे, जिसे लोग पढ़ पाएं, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। जिस युद्ध के अंदर वह जीत करके आए उसको पत्थर पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता था। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? यह आप स्वयं से चिंतन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करता था उसको पुरातत्वविद कहा जाता था। यह आपको पूछा जा सकता है कि कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई, तो उन वस्तुओं का जो अध्ययन करने वाला है उसको क्या कहा जाता है? तो पुरातत्वविद कहा जाता था। और ये पुरातत्वविद करता क्या था? पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता था, और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। नहीं, सामान्य बात है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जिनको पत्थर पर खुरेदा गया हो, मिट्टी के मटके इत्यादि बनाए गए हों, तो आज के टाइम में भी खुदाई के द्वारा वह प्राप्त हो जाते हैं बहुत सारे स्थानों पर। तो अनेक तकनीकों के द्वारा इस बात का ज्ञान किया जा सकता है कि वह कितने साल पहले की हैं। तो जो उनका अध्ययन करता है उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। बहुत सारे स्थानों पर हड्डियां भी मिल जाती हैं, जैसे कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, और उनके द्वारा भी हमको ज्ञान हो सकता है कि यह कितने साल पहले रहे होंगे और लोग क्या खाते होंगे। उसके बाद पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। स्रोत शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? तो पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, और उन्हीं को ही इतिहासकार उन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते थे। अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। यह जानते जाते हैं जितनी वस्तु हमको प्राप्त होंगी कि अतीत के अंदर क्या होगा, क्या रहता होगा, क्या लोग खाते होंगे, क्या लोग पहनते होंगे। प्रत्येक विषय में जानकारी प्राप्त होती थी। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब यह प्रश्न हो सकता है कि अतीत एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यह आपको पूछा जा सकता है। अतीत शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? तो बहुवचन में किया जाता है। ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज वर्तमान में भी हम देख सकते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। जैसे शहर के लोग गांव वालों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि शहर के अंदर तो ना तो पशुपालन किया जाता है अत्यधिक संख्या के अंदर, ना ही फसलों को उपजाया जाता है। तो वह गांव ही है जिसके अंदर
पशुओं को पाला जाता है, दूध का व्यवहार किया जाता है, फसलों का व्यवहार किया जाता है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे और पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो राजाओं के बारे में इसलिए जाना जा सकता है क्योंकि वह अभिलेखों पर पांडुलिपियों के द्वारा, उनकी सभा के अंदर जो कवि होते थे उनके बारे में बहुत कुछ लिखते थे, जिसके द्वारा जाना जा सकता है। और सामान्य लोगों के बारे में इसलिए जाना नहीं जा सकता क्योंकि उनका लेखा जोखा हमको इतना प्राप्त नहीं होता। तो कहीं पर आपने अब ईस्वी देखा होगा, कहीं पर ईसा पूर्व देखा होगा। उन तिथियों का क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 ये इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह कि बाई चांस ये सोचिए कि यह ईसा मसीह का जन्म हुआ की तिथि से जानी जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म को 2000 वर्ष के बाद से है। यानी आज 2025 चला हुआ है। 2025 का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को 2025 साल हो गए और ये तो हो गई ईस्वी। ऐसे ही ईसा पूर्व नाम मिलेगा। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये माइनस में चलेगा, ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी तिथियां हैं उनको ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। यह बात आप सबको समझ में आ गई होगी ना। या आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हो। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखते हो ना, कहीं पर बीसी लिखते हो, कहीं पर एडी लिखते हो। ये वही है ईसा पूर्व और ईस्वी ना। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है। ईसा बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ना, और एडी का मतलब है यहाँ पर एनो डोमिन। इन दो शब्दों को ध्यान में रखिएगा। और इस लेसन से आने वाले जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में हम सबको ज्ञान हो गया होगा। हम पुनः आप सबके समक्ष आएंगे एक अलग से पाठ को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।